नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी अतुल में। और सीडीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की ये 6वां पार्ट है। इससे पहले मैं 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सीडीपी में बेहतर स्कोर हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि गति कौशलों में अधिकतम नियोगिता कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है डिस्फ्रेजिया, दूसरा है डिस्प्रैक्सिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया, चौथा है डिसलेक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न है कि बच्चों की गलतियां, और इसके ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, दूसरा है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तीसरा है बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया का ये एक भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका 4th जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति रूप से आधारित है। इसके ऑप्शन है पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, चौथा ऑप्शन है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो इसके ऑप्शन में है कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, तीसरा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को की उपाधि देना। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, पहला इसके ऑप्शन में शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, दूसरा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, तीसरा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यह इसका 4th राइट आंसर जाएगा कि जो अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, वो सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो पहला सर्ववेदी प्रेरक अवस्था में आता है, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत है, यानी कि इसका 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए? इसके ऑप्शन में नकारात्मक, दूसरा है अग्रोन्मुखी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण, चौथा है तटस्थ। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वो अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसके ऑप्शन में है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, चौथा है सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो संबंध नहीं रखता है केवल यही शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये संबंध नहीं रखता है। इसका यानी कि 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में बचपन में किए गए अपराध के प्रति डर के भाव, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा है जीवन के विषय में परितृप्ति, चौथा है दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर यानी कि जो 12 से 18 वर्ष के बीच की अवधि होती है, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार की भावना रखते हैं, यानी इसका 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इसके ऑप्शन में दिया है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, दूसरा है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है,
तीसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान, और चौथा ऑप्शन में प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। लिंग भेदभाव यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच भेदभाव का बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। दूसरे ऑप्शन में दिया है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना। तीसरा है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। और चौथा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो इसका फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनकी लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। इसके ऑप्शन में विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। दूसरा है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्चा से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना है। तीसरा है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशिष्ट प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। चौथा है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतः विषयीय निर्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि इसका फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा किए जाने त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसके ऑप्शन में पहला है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तीसरा है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। चौथा यदि एक शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यानी कि जब सभी बच्चों एक ही साथ गलती करते हैं और उस सभी त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह शिक्षा की व्यवस्था असफल है। इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुविधि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। इसके ऑप्शन में है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। इसका दूसरा ऑप्शन है बुद्धि पराक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास कैसे होता है। पहला है मात्रात्मक गुणात्मक, तीसरा है कुछ सीमा तथा अमापनीय, चौथा है पहला और दूसरा दोनों। जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। एक वर्ष के तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। इसके ऑप्शन में है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर और इसका फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, क्योंकि बच्चे इंद्रियों पर ही आश्रित रहते हैं। अगला प्रश्न ये कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। इसके ऑप्शन में है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा है शिक्षार्थियों के हासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, चौथा महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है कि छात्राएं क्या होती हैं। पहला ऑप्शन में दिखा है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। दूसरा है अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। तीसरा है अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। चौथा है भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को समान माना जाता है, समान रखा गया है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित में अधिक नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। पहला है अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा है स्क्रीनिंग परीक्षण, चौथा है उपलब्धि परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला है याद रखना, दूसरा है गतिक प्रक्रमण, तीसरा है विचार करना, चौथा है समानुभूति देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, समानुभूति देना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? पहला है उच्च आत्म क्षमता, दूसरा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, और चौथा है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं नहीं रखते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? इसका ऑप्शन में है पहला आकलन शिक्षण की अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, दूसरा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, तीसरा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, चौथा है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि पहला वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, दूसरा है उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हैं तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, तीसरा है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, चौथा है कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उन्हीं का पालन न करें उन्हें दंड दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा कक्ष में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन में है पहला बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, दूसरा है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, तीसरा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, चौथा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, बच्चे हर जगह से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है? इसके ऑप्शन में है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है जन्म से 3 वर्ष, तीसरा है 2 से 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है। इसके ऑप्शन में है सामाजिकृत अहम केंद्रित, दूसरा है जीववादी सामाजिकृत, तीसरा है परिपक्व अपरिपक्व, चौथा है अहम केंद्रित सामाजिकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत और अहम केंद्रित के बजाय अधिक है, तो यही इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किसके माध्यम से बढ़ा सकती है? इसके ऑप्शन दिया है पहला ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, दूसरा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, तीसरा है किसी वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, चौथा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए अगर उसके जीवन से जोड़कर या जीवन से संबंधित कर कोई चीज़ सिखाई जाती है तो बच्चा बहुत अधिक तेज़ी से सीखता है, इसलिए इसका थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बनाने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, और इसके ऑप्शन में दिया है कि पहला बी और सी दोनों यानी कि ए भी सही है, बी और सी दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन में दिया है कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीसरा है केवल बी, चौथा है ए और बी। तो बच्चा जो है स्मृतियों से पहले से भंडारित होती है, पक्षी का प्रत्यय भी विकसित हो चुका है और बच्चे ने अपने अनुभव बनाने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास भी कर लिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और सी
दोनों। अगला प्रश्न है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसके ऑप्शन में दिया है कि भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी की ओर, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसके ऑप्शन में दिया है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था का अनुकूलन, और चौथा है दंड आज्ञाकारी का अनुकूलन। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगला प्रश्न है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन में दिया है कि पहला, जीन पियाजे की इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। दूसरा है, जीन पियाजे अपनी इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। तीसरा ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा ऑप्शन में, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रीय प्रकृति के रूप में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला है अधिनायकीय, दूसरा है अनुमतिपरक, तीसरा है सुविधादाता, चौथा है सत्तावादी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुविधादाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है, वे संसाधन सहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। दूसरा है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तीसरा है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती हैं। और उसका फोर्थ ऑप्शन है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। पहला, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। दूसरा है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तीसरा है, चुप्पी साधे रखने के लिए। चौथा है, शिक्षकों को निर्देश देने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसके ऑप्शन में दिया है कि विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। तीसरा है, सही जवाब क्या है। चौथा है कि आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो बच्चा अपना दिमाग बहुत ज़्यादा तब यूज करता है कि वो उस प्रश्न का उत्तर कितने तरीके से कर सकता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, यानी जिसमें पुरुष का गुण भी हो और महिला का गुण भी हो, उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। इसके ऑप्शन में दिया है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। दूसरा है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तीसरा में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चौथा है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला प्रश्न है कि एक अलग अलग सोच वाले पैटर्न वाले उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, इसके ऑप्शन में है, प्रत्यास्थी होते हैं। दूसरा है, विकलांग है। तीसरा है, डिस्लेक्सिक्स हैं। चौथा है, सृजनात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मक। अगला प्रश्न है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण हो सकता है। इसका ऑप्शन में है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबद्धता, और चौथा है जेंडर समरूपता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला है प्रबलन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग, तीसरा है पाड़ या ढांचा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाड़ या ढांचा। अगला प्रश्न है कि नीलम हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। नीलम किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका जो ऑप्शन में दिया है, पहला है सृजनात्मक विचार, दूसरा है अभिसारिक विचार, तीसरा है अनन्य विचारक, चौथा है आत्म केंद्रित विचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मक विचारक। अगला प्रश्न है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से पहला है यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, दूसरा है प्रबलन पर केंद्रित है, तीसरा ऑप्शन में अनुबंधन द्वारा अर्जित है, चौथा ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? इसके ऑप्शन में है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, दूसरा ऑप्शन है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, तीसरा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, चौथा है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक पर ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शारीरिक विकास भी और शारीरिक विकास इसमें तीव्र गति से घटित होता है। तो इसके ऑप्शन में लिखा है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था प्रारंभिक अवस्था। शैशवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? इसका ऑप्शन में है पहला औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, तीसरा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? पहला इसका ऑप्शन में लिखा है कि यह एक शोधाधारित नहीं है, दूसरा है विभिन्न बहुबुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियाँ की मांग करती हैं, तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, चौथा है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। इसके ऑप्शन में है पहला विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, दूसरा है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, तीसरा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, चौथा है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा है सरलीकरण, तीसरा है विकासात्मक, चौथा है अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक। दोनों बच्चे विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायता हो सकता है? इसके ऑप्शन में है पहला बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, दूसरा है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, दूसरा है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अन्वेषण पद्धति पर टिके रहना, चौथा है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन में है पुस्तक से उत्तर को लिखाने पर बल देना,
दूसरा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो यही फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। और आज का आखिरी प्रश्न, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके ऑप्शन में लिखा है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। तीसरा है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। और चौथा ऑप्शन में शिक्षार्थी द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इसका जो थर्ड हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।